जो तो जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोग इंडियन पॉलिटी में पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया या भारत का संवैधानिक विकास। और भारत के संवैधानिक विकास की शुरुआत हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से की थी। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर आखिरी क्लास में हम लोग पहुंचे थे 1793 या 1793 के चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम के बारे में। यहीं से हमें बातचीत कंटिन्यू करनी है और यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। तो सारे के सारे लोग यहाँ पर जल्दी से मौजूद हो जाइए। चलिए कंटिन्यू करते हैं। दिस इज इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसमें हम पढ़ रहे थे अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। भारत का संवैधानिक विकास। मैंने आपको बताया था कि भारत के संवैधानिक विकास को हम लोग दो फेजेस या दो महत्वपूर्ण चरणों में विभाजित करते हैं, जिसमें एक सबसे पहला कहलाता है रूल अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी या कंपनी रूल, कंपनी के अधीन शासन। और एक दूसरा कहलाता है क्राउन रूल या ताज के अधीन शासन या क्राउन का शासन। तो हम बात कर रहे थे कंपनी रूल के बारे में, यानी कि कंपनी के अधीन शासन के बारे में। और अगर हम बात करें कंपनी रूल की, कंपनी का शासन, तो आप जानते हैं इसे हम पढ़ते हैं 1773 से लेकर 1857 तक। चलिए, तो लास्ट हम पहुंचे थे 1793 के चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम तक। और मैंने आपसे कहा था कि हर 20-20 साल के बाद चार्टर्स भेजे गए, राजलेख भेजे गए, जिसके तहत कंपनी की जो व्यापारिक एकाधिकार थे या तो उन्हें 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया या उन्हें समाप्त कर दिया गया। अगला एक्ट पारित होकर भेजा गया, पारित होकर आया, लिखेंगे 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 या 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। और ध्यान रखेंगे जिसके तहत तीन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम किए गए। सबसे पहला महत्वपूर्ण काम तो ये हुआ, लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट, एज पर दिस एक्ट क्रिश्चियन मिशनरीज अराइव्ड इंडिया, या आप हिंदी में लिख सकते हैं ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन हुआ। क्रिश्चियन मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरीज अराइव्ड इंडिया, ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन हुआ। ये ईसाई मिशनरियां, ईसाइयों का वो दल या वो ग्रुप था जिन्हें भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने की परमिशन मिली थी। और ये काम 1813 ईस्वी से ही किया गया था, जब 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम या चार्टर एक्ट पारित करके भेजा गया। इसके बाद नेक्स्ट अगला महत्वपूर्ण काम जो इसी एक्ट या इसी अधिनियम के तहत किया गया, लिखेंगे 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज पर ईयर वॉज सैंक्शनड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन। 1 लाख रुपीज पर ईयर वॉज सैंक्शनड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन। 1 लाख रुपीज पर ईयर वो सैंक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन, या आप हिंदी में लिख सकते हैं भारतीय शिक्षा, भारतीय शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष आवंटित किए गए। कहने का मतलब है जितना भी सालाना भारत का रेवेन्यू होगा, जितना भी भारत का राजस्व होगा इंडियन रेवेन्यू से, हर साल 1 लाख रुपया भारतीय शिक्षा के विकास में खर्च किया जाएगा। ये इस एक्ट के तहत किया गया दूसरा महत्वपूर्ण काम था। इसके अलावा तीसरा महत्वपूर्ण काम जो इसी एक्ट के तहत हुआ, लिखेंगे द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एबोलिश्ड एक्सेप्ट टू ट्रेड राइट्स।
अभी तक अभी तक आप जानते हैं कि भारत में व्यापार करने का एक अधिकार केवल और केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ही पास था, लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट के तहत पहली बार भारत में व्यापार करने के जो द्वार थे वो पूरी तरीके से ओपन किए गए, वो पूरी तरीके से खोल दिए गए। अब ब्रिटेन से कोई भी आकर अब ब्रिटेन से कोई भी आकर भारत में निवेश कर यहाँ पर व्यापार कर सकता था, यहाँ पर ट्रेड कर सकता था। अब पूरी तरीके से भारत का जो व्यापार था वो ओपन हो चुका था, वो मुक्त हो चुका था ब्रिटिशर्स के लिए। केवल दो व्यापारिक एक अधिकार या केवल दो ट्रेड राइट्स ऐसे थे जिन पर अभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार बना हुआ था, और वो कौन कौन से थे? सबसे पहला याद रखेंगे ट्रेड ऑफ टी, यानी कि चाय का व्यापार, और दूसरा ट्रेड विथ चाइना, यानी कि चीन के साथ व्यापार। ट्रेड ऑफ टी एंड ट्रेड विद चाइना। हिंदी में आप लिखेंगे दो व्यापारिक एकाधिकारों को छोड़कर, दो व्यापारिक एकाधिकारों को छोड़कर कंपनी के सभी एकाधिकार समाप्त कर दिए गए, या सभी एकाधिकार समाप्त हुए। अभी तक तो भारत में पूरा का पूरा व्यापार केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ही द्वारा किया जा रहा था, लेकिन अब ब्रिटेन से कोई भी भारत में जाकर व्यापार कर सकता था। अब वो एकाधिकार केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास नहीं रह गया था। हालांकि दो व्यापारिक एकाधिकार ऐसे थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ही पास बने रहेंगे, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण काम हुआ, लिखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द पावर, ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द पावर टू अपॉइंट ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द पावर टू अपॉइंट गवर्नर्स, या लिखेंगे टू अपॉइंट गवर्नर जनरल्स, गवर्नर्स एंड कमांडर इन चीफ। इसी अधिनियम के तहत हिंदी में लिखेंगे कंपनी को, इसी अधिनियम के तहत कंपनी को गवर्नर जनरल, गवर्नर एवं सेनापतियों की नियुक्तियों का अधिकार दिया गया, एवं सेनापतियों की नियुक्ति का अधिकार, सेनापतियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। ये सारे के सारे वो महत्वपूर्ण कार्य थे, ये सारे के सारे वो महत्वपूर्ण कार्य थे जो किए गए एज पर द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। क्लियर हो गई बात? ये सारे के सारे काम 1813 के चार्टर एक्ट के तहत हुए। इसके बाद ठीक 20 साल के बाद अगला चार्टर एक्ट पारित करके भेजा गया जो कहलाता है 1833 का चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम। तो चलिए नेक्स्ट लिखेंगे 1833 का चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर एक्ट या 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। क्या क्या महत्वपूर्ण काम इसके तहत किए गए? सबसे पहला, द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडेड फॉर another 20 years। हिंदी में लिखेंगे कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडेड फॉर अनदर 20 years। कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, बट द एंटायर ट्रेड मोनोपोली वॉज एबोलिस्ड। सभी व्यापारिक एकाधिकार, सभी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। सभी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। अगला काम, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज सेंट्रलाइज्ड। हिंदी में लिखेंगे कंपनी के प्रशासन का, कंपनी के प्रशासन का केंद्रीयकरण किया गया। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज सेंट्रलाइज्ड। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया, इसीलिए जिसे अभी तक कहा जाता था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, नाउ ही बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लिखेंगे बंगाल का गवर्नर जनरल
पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा या गवर्नर जनरल बना। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, चाहे आपसे पूछे लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, चाहे आपसे पूछे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल बना लॉर्ड विलियम बेंटिंक। नाम ध्यान रखेंगे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक बना भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लिखेंगे द लॉ पास्ड बाय गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल। द लॉ पास्ड बाय गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल started known as started known as an act। हिंदी में लिखेंगे गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद द्वारा पारित, गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद द्वारा पारित कानून को, गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद द्वारा पारित कानून को अब अधिनियम कहा जाने लगा। इसके अलावा एज पर दिस एक्ट इन 1834 लिखेंगे फर्स्ट लॉ कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड। 1834 ईस्वी में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया, जिसमें पूर्व मेंबर्स या 4 सदस्य हुआ करते थे। और ध्यान रखेंगे प्रथम विधि आयोग का चेयरमैन या अध्यक्ष लॉर्ड मैकॉले को बनाया गया था। लॉर्ड मैकॉले को फर्स्ट लॉ कमीशन या प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। लिखेंगे एज पर दिस एक्ट स्लेवरी वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल। दास प्रथा को अवैधानिक घोषित किया गया। हालांकि भारत से स्लेवरी या दास प्रथा का अंत 1843 में जाकर हुआ था। पर सेंट्रलाइज का मतलब क्या है? यहां पर सेंट्रलाइज का मतलब यह है कि अभी तक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 3 प्रेसिडेंसीज पे शासन कर रही थी, बंगाल, मद्रास, बंबई, लेकिन अब उसको सेंट्रलाइज कर दिया गया। कहने का मतलब अब सारे के सारे जो डिसीजंस लिए जाएंगे वो कलकत्ता से या बंगाल से ही लिए जाएंगे। अब वो बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं, पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। सिंपल सी बात यह है, अभी तो केंद्रीय सरकार अलग कार्य करती है और राज्य सरकार अलग, लेकिन आप जानते हैं कि इमरजेंसी सिचुएशन में सारी की सारी पावर केंद्र के हाथों में आ जाती है। राज्य की जो शक्तियां हैं वो सारी की सारी उससे छीन ली जाती है, केंद्रीयकरण कर दिया जाता है प्रशासन का या शासन का। ये सारे के सारे वो महत्वपूर्ण काम थे जो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत किए गए। इसी के ठीक 20 साल के बाद अगला अधिनियम पारित होकर आया जो कहलाता है 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट या 1853 का चार्टर अधिनियम। और आप जानते होंगे इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी हुआ करता था। ये लॉर्ड डलहौजी के ही कार्यकाल में भेजा गया था, पारित किया गया था। का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर अधिनियम। सबसे पहला काम इस एक्ट के तहत हुआ और वो ये था, लिखेंगे लेजिस्लेटिव वर्क्स वर सेपरेटेड फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स।